नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज ने सुशासन का दिया बेहतरीन उदाहरण। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भड़की भाजपा। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, टीएमसी ने बंगाल को बनाया तुष्टीकरण की प्रयोगशाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच थोड़ी देर में ओमान की राजधानी मस्कट में अहम बैठक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी चर्चा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। अमित शाह ने साथ ही साथ ये भी कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, स्वराज है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर जरूर आना चाहिए। मैं राजमाता जिजाऊ को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। और नए वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी इसका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वो आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी शिक्षकों की नौकरी जाने के मुद्दे से लोगों को भटकाने की साजिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है और उसके साथ साथ
आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख, इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355 356 ये किसी के शादी के लिए बजाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए और उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। और पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को पनाह दे रही हैं। The violence in Bengal, the targeted anti-Hindu violence in Bengal, जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। प्रदीप भंडारी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि देश में कई जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब संसद द्वारा पारित किया गया तो देश में एक एक्सेप्टेंस है, एक खुशी की लहर है और कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। परंतु बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। और 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में तमिल जनम न्यूज चैनल की वर्षगांठ कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को बिना किसी प्रतिबंध के संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि नकली समाचारों को नियंत्रित करना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने अगले महीने मुंबई में रचनात्मकता पर एक वेब से शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना की भी घोषणा की। साथ साथ उसी शहर में 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रचनात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एनडीए के सभी 5 घटक दलों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा में करणी सेना का स्वाभिमान सम्मेलन जारी है। राणा सांगा की जयंती पर हो रहे इस आयोजन में हजारों लोग पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन को लेकर जमकर नारेबाजी की और इस बीच पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स RAF, 8 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात कर दिए गए हैं।
समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पे सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। तो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, FIR दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। और आपको बता दें कि पद्म विभूषण से सम्मानित कथक गुरु कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया का आज निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कुमुदिनी लाखिया जी के निधन से बहुत दुख हुआ, जिन्होंने एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। कथक और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रति उनका जुनून पिछले कई वर्षों में उनके उल्लेखनीय कार्यों में झलकता है। एक सच्ची अग्रणी होने के साथ साथ उन्होंने कई पीढ़ियों के नर्तकों का पालन पोषण भी किया। उनके योगदान को हमेशा संजोया जाएगा। उनके परिवार, छात्रों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ओडिशा के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जहां वे पार्टी और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी के साथ भाजपा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 11 अप्रैल से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक कार्यप्रणाली, शासन कौशल, वैचारिक स्पष्टता और लक्ष्य उन्मुख क्रियान्वयन के ज्ञान को बढ़ाकर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने शनिवार को कहा है कि ट्रंप टैरिफ से मची विश्वव्यापी उथल-पुथल में भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और भारत पर इसका बहुत कम प्रभाव है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को इसका श्रेय देते हुए कहा है कि इससे साबित होता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत सही हैं और सटीक हैं। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे GST कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। और सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के पर्यावरण मंत्री के पोनमुडी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने राज्य की द्रमुक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सनातन धर्म के अपमान के लिए राज्य के वन मंत्री को उनके पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपने शब्द वापस लेते हुए हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु में जो एक सरकार DMK की है, जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। ये पोनमुडी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले 2 वैष्णविट्स एंड शैविट्स जो उन दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है। एक बार नहीं, अनेक बार जो है
इस तरह की बातें की है जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ सुबह करीब 9 बजे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुई। दरअसल सुरक्षा कर्मियों की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान की संभावना है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित सभी नक्सली अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटना में शामिल थे। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 226 इनामी सहित कुल 961 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमों ने किश्तवाड़ के घने जंगलों में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकियों को मार गिराया है उनमें जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी सैफुल्लाह भी है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वो लंबे समय से किश्तवाड़ और डोडा क्षेत्रों में सक्रिय था और सुरक्षा बलों की नजर में था, जिस पर कुछ महीने पहले पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। दरअसल 9 अप्रैल को किश्तवाड़ जिले के छत्रू के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस समय गोलीबारी शुरू हुई जब संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized.
जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान गोलीबारी में शहीद भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ रैंक 9 पंजाब के सूबेदार शहीद कुलदीप चंद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीद कुलदीप चंद नियंत्रण रेखा पर केरी भट्टल इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सेना की वज्र कोर का दौरा किया। उन्होंने ये दौरा अपनी परिचालन तैयारियों का आकलन करने के लिए किया। इस दौरान पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी मौजूद रहे। वज्र कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने COAS को मौजूदा सुरक्षा माहौल और कोर की तत्परता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जनरल द्विवेदी ने जमीनी स्तर की तैयारियों की प्रत्यक्ष जानकारी लेते हुए अग्रिम स्थानों का भी दौरा किया। सेना प्रमुख ने सीमा और भीतरी इलाकों की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और अन्य हितधारकों के आपसी तालमेल पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सैनिकों के उच्च मनोबल, व्यावसायिकता और अटूट समर्पण की भी सराहना की। और दिल्ली में आगामी मॉनसून को देखते हुए राज्य की जल निकासी व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के मकसद से राज्य के जल एवं लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा सभी नालों की सफाई को लेकर अभी से सक्रिय हो गए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ श्रीनिवासपुरी नाले के पहुंचकर वहां का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि राज्य की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के नजरअंदाज करने की वजह से श्रीनिवासपुरी नाला पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका था, जिसकी वजह से इस इलाके में पिछले साल जल भराव की समस्या देखने को मिली थी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर वर्क ऑर्डर जारी करने की डीसिल्टिंग का काम करने के निर्देश दिए। मॉनसून से पहले सारे नाले साफ हों, सभी नालों की डीसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज़ कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से ही उसका समाधान हो जाए, क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। और देश के आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 4 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $10.8 बिलियन बढ़कर $676 बिलियन से अधिक हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज करने वाला ये लगातार 5वां सप्ताह है। आरबीआई की साप्ताहिक सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का भंडार का एक घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां $9 बिलियन बढ़कर $574 बिलियन हो गई, जबकि स्वर्ण भंडार का हिस्सा $1.5 बिलियन बढ़कर $79 बिलियन से अधिक हो गया। इसके अलावा एसडीआर $186 मिलियन बढ़कर $18.36 बिलियन हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 मार्च 2025 को समाप्त सप्ताह में $6.6 बिलियन बढ़कर $665 बिलियन के 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इससे पहले देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में बढ़कर करीब $705 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने में भी मदद करती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई वृद्धि के साथ रुपया भी मजबूत हुआ है।
और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में करणी सेना का स्वाभिमान सम्मेलन जारी है। राणा सांगा की जयंती पर हो रहे इस आयोजन में हजारों लोग पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी आगरा में मौजूद हैं, उनसे ताजा जानकारी हासिल करते हैं। अजीत, क्या कुछ है स्थिति, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां जुट रहे हैं, किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और यहाँ पर जो गढ़ी रामी जो एक जगह है यहाँ पर आगरा के पास में हाईवे के बगल में, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आना जुटना शुरू हो गए थे और भगवा झंडे लिए, भगवा साफा पहने वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। करीब हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार पहुँचना जारी है। वहाँ पर लगातार कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगातार वहाँ पर जो नेता है, जो करणी सेना का नेता है या जो क्षत्रिय महासभा के नेता हैं, वो लगातार वहां पर भाषण दे रहे हैं, लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और 5 बजे तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है रामजी लाल सुमन को कि वो माफी मांग ले। राणा सांगा के जो उन्होंने अपमान किया है, जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर वो माफी मांग ले और 5 बजे का समय दिया है। लेकिन अभी जो है लगातार फिर भी लोग वहाँ बने हुए हैं, लगातार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार नारेबाजी वहाँ पर हो रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस ने चाक चौबंद कर रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगरा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उसको पूरा पुलिस ने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है, उसको जाम कर रखा है और वाहनों की चेकिंग करके उस वाहनों को आगे भेज रही है। बड़ी बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो ठप पड़ा हुआ है। इलाके का मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके ठप पड़ा हुआ है। जैमर लगा दिए गए हैं जिससे कि कोई भी मोबाइल के माध्यम से मिसकम्युनिकेशन है, कोई भी ऐसी दूसरी जो भ्रामक जो है जानकारियां ना फैलाएं जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति बने। इसके लिए पुलिस ने यहाँ पर जैमर के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क ठप कर दिया है। आसपास पुलिस का डिप्लॉयमेंट 3 लेयर का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस का 3 लेयर पे पुलिस तैनात की गई जिससे कि कोई समस्या ना हो, लोग जो है शहरों की तरफ ना अंदर घुस पाए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो रामजी लाल सुमन उनके घर के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया था और एक अप्रिय स्थिति बन गई थी वहां पर। तो पुलिस की पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो काफी जोश में हैं, काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से महाराणा सांगा का जो अपमान किया गया है उसको लेकर जरूर उनको माफी मांगनी चाहिए जब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ये भी बताइए अजीत, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या रामजी लाल सुमन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या वो माफी मांगने को तैयार है या फिर क्या उनका इस पर कहना है? देखिए, रामजी लाल सुमन जो है वो पिछले कई दिनों से बस यही कहते आए हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस को पुख्ता करनी चाहिए, पुलिस मेरी सुरक्षा करे। इसको लेकर पुलिस ने वहाँ पर तमाम व्यवस्था की है। उनके घर के आसपास पूरा वहाँ पर कई श्रेणी की सुरक्षा वहाँ पर तैनात की गई है। पूरा एरिया जो है ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन माफी को लेकर उन्होंने अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो बयान दिया है उस पर मैं अभी अडिग हूं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आने के बाद से कहीं ना कहीं वो माफी मांगने से जो है वो पीछे हट रहे हैं और ये दिखाता है कि सियासत किस तरीके से मुद्दों को तमाम स्थिति को बिगाड़ती है। तो वो माफी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। माफी को लेकर उन्होंने कल जो है कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि जिस तरीके से मैंने बयान दिया है मैं अपने बयान पे अड़ा हुआ हूं। लेकिन बार बार अपनी सुरक्षा की बात वो उठाते रहे, बार बार अपने परिवार की सुरक्षा की बात वो उठाते रहे। लेकिन माफी को लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो माफी मांग रहे हैं या अपनी इस बयान को वापस ले रहे हैं। इसी बात पे तो यहाँ पे टकरार बनी हुई है कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं और जो करणी सेना या दूसरे जो संगठन है, जो क्षत्रिय संगठन है, सनातन संगठन है, वो लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि रामजी लाल सुमन जो है उनको अपने इस अभद्र बयान पे माफी मांगनी चाहिए। और राणा सांगा का आज जन्मदिन है जिसको लेकर ये पूरा आयोजन किया गया है और आज बार बार यही बात जो है हर व्यक्ति जो हमें मिल रहा है रैली में जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है यहाँ सम्मेलन में कि जल्द से जल्द उनको माफी मांगनी चाहिए और इस पूरे मामले को का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन अभी जो है तकरार बनी हुई है, अभी लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये कुछ इसमें निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन प्रशासन की सांसें जो है वो फूली हुई है और कल से ही यहाँ पर लगातार प्रशासन जो है मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं देश भर से। वो गुस्से में हैं और आक्रोश उनके अंदर है, उनके अंदर दुख उनके अंदर है। तो कोई ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसको लेकर पूरे शहर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो सभा स्थल है उसके आसपास जो है पूरी पुलिस लगाई गई जिससे कि लोगों को आने जाने में तो समस्या हो ही रही है,
लेकिन जो वहां पर लोग जमा हुए हैं वो शहर की तरफ अंदर की तरफ ना जा पाए। प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है, प्रशासन किस प्रकार से एहतियात बरत रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। वहीं सियासी फायदे और नुकसान, सियासी फायदे उठाने की भी कोशिशें की जा रही है इस पूरे प्रकरण से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम इनपुट अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।